सदन में बारी सरकार की थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने की बारी नरेंद्र मोदी की थी। मोदी बोल तो रहे थे, लेकिन निशाने पर लगातार कांग्रेस को ले रखा था। कांग्रेस की हर एक गलती, हर एक सवाल का मोदी के पास जवाब था, जिसमें तथ्यों से लेकर उदाहरण तक से कांग्रेस चारों खाने चित थी। मोदी ने कांग्रेस पर महत्वपूर्ण बिलों को अटकाने का भी आरोप लगाया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देश को जानना जरूरी है कि इसी लोकसभा में हो हल्ले के बीच आपकी दृढ़ता के कारण, आपके उच्च मनोबल के कारण कुछ बिल पास हुए, लेकिन वे आगे नहीं पहुंच पाए। नेशनल वाटरवे बिल, हमारे यहां जल शक्ति का कितना सामर्थ्य है, कितना उपयोग है, पानी बह रहा है, उसके लिए सरकार एक योजना लेकर के काम करना चाहती है। इसका उसको रोक करके देश का क्या भला कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात को कहा है, उसी प्रकार से व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, ये वो विषय है जो हम सिटीजन सेंट्रिक कह सकें, हम जागरूक नागरिकों के अधिकारों की बात कह सकें, और इसलिए उसको रोकने के पीछे मुझे कोई तर्क नजर नहीं आता है। जीएसटी भी हम कल से सुन रहे हैं, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। ये भी तो आप ही का है। जीएसटी बिल आप ही का है, और उसको रोका जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, ये कौन कंज्यूमर है, उससे रोका गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, हम सोचें कि राष्ट्रपति जी हमारे संविधान के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनकी सलाह हम जरूर मानेंगे। और जब मैं संसद की बात कर रहा हूं, तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों से भी मेरे कुछ विचार रखना चाहता हूं। एक पहली बार सदन में आए हुए एक सांसद के विचार हैं, एक प्रधानमंत्री के विचार के रूप में न लिया जाए, लेकिन हो सकता है शायद ये चीजें काम आ जाएं। थैंक यू, थैंक्स। मुझे बहुत प्रमाण पत्र 14 साल से मिल रहे, एक और सही। मैं आपका बहुत आभारी हूं और सर झुका करके आपका आदर करता हूं। मोदी का कांग्रेस पर अटैक जारी था। हमले तो अभी और भी होने थे, जिसमें कई कलई कांग्रेस की खुलनी थी और कई आरोपों को कांग्रेस को झेलना था। यहां पर कोई भी बात आई तो ये कहा जाता है कि ये तो हमारे समय का है, ये तो हमारी देन है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ही की तो देन है। अब हमने एक अभियान चलाया स्कूलों में टॉयलेट बनाने का। अब आपकी बात सही है कि मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? ये तो हमने नहीं बनाए, इसलिए तुमने 4 लाख बनाए। ये आप ही की तो देन है। बांग्लादेश की सीमा का विवाद, इतने दशकों के बाद बांग्लादेश सीमा का विवाद सुलझा। आप कह सकते हैं, देखो हमने अगर हमारे कार्यकाल में कर दिया होता तो मोदी तुम्हारा अचीवमेंट कहाँ होता? ये तो तुम्हारे लिए हमने छोड़ के गए थे, आप ही की तो देन है।
अब आप ही की तो देन है। 18,000 गांव, 18,000 गांव आजादी के इतने सालों बाद अंधेरे में डूबे हुए हो, और अगर हम उन गांवों में बिजली पहुंचाए तो आप गर्व से कह सकते हो कि मोदी जी ये 18,000 हमारी तो देन है, तभी तो आप कर रहे हो। और इसलिए ये आप ही की देन है, इसका मैं कोई इनकार नहीं कर सकता। 60 साल के आपके ही कारोबार का ये परिणाम है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसलिए कभी कभी बड़े गर्व के साथ मनरेगा की चर्चा होती है, मनरेगा की चर्चा होती है। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं जरा कहना चाहता हूं, इसका ही इतिहास 50 साल पुराना है, लेकिन उसके पहले भी राजे रजवाड़ों के जमाने में भी ऐसी कुछ न कुछ बातें चलती थी। आप देखिए 1972 महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना 1972 में आई। 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, ये 1980 में उसका रिकार्डिनेशन हुआ। 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया। ये सब इनकारनेशन होते गए, योजनाओं का पुनर्जन्म होता गया। उसके बाद 1989 में जवाहर रोजगार योजना JRY, ये मनरेगा का पिछले जन्म का नाम है। देखिए मैं हैरान हूं, बाद में जवाहरलाल जी का नाम निकाल दिया गया और किसी और ने नहीं निकाला, उसी दल ने निकाला जो हमें कोसते रहते हैं। उसके बाद 1993 एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS, सुनिश्चित रोजगार योजना, ये आया। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई, तो उस समय इन सभी योजनाओं में से जो भी अच्छा था ले लेकर के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY ये शुरू हुआ। 2004 में फिर उसमें इनकारनेशन हुआ। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम आया। और उसके बाद इसने नया रूप 2006 में लिया मनरेगा। और इसलिए पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। तो ये गरीबों की भलाई के लिए कुछ न कुछ योजनाएं लगातार चलती रही है। ये बात सही है कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी चुनाव में भाषण करना अलग चीज है, तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी हैं, इतनी जमा दी हैं। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। ये बात सही है कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि इतनी जड़ें जमाई हैं आपने, इतनी जड़ें जमाई हैं आपने। और इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता।
ये हमारा सफलता का स्मारक नहीं है, ये हम सबको स्वीकार करना होगा। और इसलिए ये हमारा दायित्व भी बनता है कि ये जो क्रमिक विकास चला है इस योजना का, उसको और अच्छी बनाए और उस जिम्मेवारी को निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम उस हालत पर देश को लाए हैं, इवन स्किल लेबर को भी अनस्किल होने में मजा आने लगा है। और इसलिए मैं जब कहता हूं कि हमारी विफलताओं का स्मारक है, इसका मतलब यही है कि गरीबी न होती तो इस नरेगा या मनरेगा की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये सच्चाई है और मैंने आकर के देखा कि ऐसी गरीबी की जड़ों को जमा दिया गया है कि उसको उखाड़ फेंकने के लिए मुझे भारी मेहनत करनी पड़ रही है। और उसके लिए हम अभी जो फिलहाल जो योजना चली है उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर करना, उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज आदरणीय खड़गे जी ने कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत है। मैं आपके साथ 1000% सहमत हूं, मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। आप 2012 के सीएजी की रिपोर्ट को देख लीजिए, क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं, कैसे भ्रष्टाचार ने इसके साथ जड़ें जमा दी हैं, कैसे गरीबों के नाम पर रुपये लूटे जा रहे हैं, इसकी उसमें चर्चा है। 2012 के सीएजी रिपोर्ट में चर्चा है। और इसलिए हमने उसमें से कुछ सीखने का प्रयास किया है और हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और सीखने का प्रयास करके उसमें जो चीजें थी उसमें से बाहर निकाल करके फुल प्रूफ कैसे बने, जरूरतमंदों को कैसे मिले, उस पर काम करेंगे। सीएजी ने एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन किया है और वो चौंकाने वाला है। हमारे देश में जिन राज्यों को हम गरीबों की श्रेणी में गिनते हैं, जहां गरीबों की संख्या ज़्यादा है, सीएजी ने लिखा है कि जहां गरीबों की संख्या कम है और कुल मिलाकर के शासन व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से चली है, ऐसे राज्यों में नरेगा का, मनरेगा का मैक्सिमम उपयोग हुआ है। लेकिन जहां सचमुच में गरीबी है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां इसका कम से कम उपयोग हुआ है। मतलब ये गरीबों को टारगेट करके पहुंचाने में हम उतने सफल नहीं हुए हैं। और इसलिए हमारी दायित्व बनता है कि हम इसको और अधिक परफेक्ट कैसे बनाएं, ताकि जिन राज्यों में गरीबों की संख्या की मात्रा ज़्यादा है, जिस राज्यों की गरीबी ज़्यादा है, ये उस तरफ कैसे जाए। समृद्ध राज्यों की क्षमता है इन सारी चीज़ों को व्यवस्था में पहने, हमने उस दिशा में हमने कोशिश की है कि ऐसे राज्यों को ये कैसे पहुँचे। हमने जैम योजना के साथ जनधन, आधार एंड मोबाइल, ये पैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पाए, उसकी दिशा में बड़ा अभियान चलाया है। तो उसके कारण बिचौलियों की संख्या नष्ट करने में शायद हमें सफलता मिलेगी। मोदी का हमला यही नहीं रुका था। मोदी के निशाने पर तो अभी और भी बहुत कुछ था, जिसके जरिए कांग्रेस को मोदी तीर चुभो रहे थे। उसी प्रकार से हमारा देश लोकतंत्र से विश्वास करने वाला देश रहा है, लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध देश रहा है। लेकिन हम जानते हैं इस देश में सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग आंसरेबल हैं। कोई भी व्यक्ति हमें सवाल पूछ सकता है, पूछने का उसका हक है। लेकिन कुछ है जो जवाबदेह नहीं है, न ही कोई उनको पूछने की हिम्मत करता है, न ही उनको कुछ कहने की किसी की ताकत है। और जो करने जाते हैं उनका क्या हाल होता है वो मैंने देख चुका हूं। लेकिन
मैं घटना का सिर्फ जिक्र करना चाहता हूं, अर्थ आप लोग लगाइए। रशिया के राष्ट्र प्रमुख श्रीमान क्रुश्चेव जब स्टालिन की मृत्यु हो गई, वो उनके साथी थे, तो स्टालिन की मृत्यु के बाद ये जहां जाते थे क्रुश्चेव स्टालिन की बड़ी आलोचना करते थे, बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करते थे, कुछ भी कहते थे, और ये हर जगह पे वो करते थे। तो एक बार एक सभागृह में क्रुश्चेव अपनी बात बता रहे थे और स्टालिन को उन्होंने जम करके अपना ही पूर्व के नेता को उनकी मृत्यु के बाद बहुत कोसा। एक नौजवान खड़ा हो गया पीछे से, उसने कहा, मिस्टर क्रुश्चेव, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बोले, आप स्टालिन को इतनी गालियां दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो उसके विरुद्ध, जब वो जिंदा थे आप उनके साथ काम करते थे, तब आपने क्या किया? ये जो हालत पैदा हुई, आपने क्या किया? सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। जब सभागृह में सन्नाटा छा गया और कुछ पल के बाद क्रुश्चेव ने कहा, जिसने सवाल खड़ा किया है वो जरा खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें जवाब मिल गया? तुम जो आज कर पा रहे हो, स्टालिन के जमाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था, और इसलिए इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आपको तो शायद थोड़ा समझ आ जाएगा, औरों के लिए मैं नहीं कह सकता। हमारे यहां कभी कभी शास्त्रों में, लोकोक्तियों में कई बातें बड़ी अच्छी कही जाती है, और उसमें पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने की कुशलता वाले तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु जो खुद वैसा आचरण करे वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। मैं लगातार आप सबके द्वारा उपदेश सुनता रहा हूँ, सलाह सुनता रहा हूँ, आलोचना झेलता रहा हूँ, आलोचना से ज़्यादा आरोप सह रहा हूँ, ये सब चल रहा है। और मुझे क्या हुआ है कि 14 साल के काम काफ़ी कुछ मैं इससे जीना सीख चुका हूँ, इससे जीना सीख चुका हूँ। लेकिन ये देश उस बात को कभी नहीं भुला सकता है